गुड इवनिंग स्टूडेंट। 11th में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में देखिए, आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, उसके काइनेमेटिक्स पढ़ लिए, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ लिए। तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन था, मतलब बॉडी अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो चैप्टर था। अब हम यहाँ पे देखते हैं मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब हो जाता है दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस हो और एक वाई एक्सिस हो। मतलब ऐसा मोशन जिसमें बॉडी जो है ना तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चल रही, ना ही वाई एक्सिस में चल रही है, उससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड एक्सिस में चल रही है। मतलब एक्स वाई, कोई दो एक्सिस ले लेंगे, जैसे ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बॉडी मान लीजिए ऐसे घूम रही है यूं, तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी हर पोजीशन जो है कोऑर्डिनेट चेंज होगी। अगर हर टाइम पे इसका पोजीशन देखो तो यहाँ से इसका एक्स और ये वाई, मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई चेंज होती चली जाएगी। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। मतलब ऐसा मोशन जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि मोशन इन अ प्लेन सिर्फ एक्स वाई एक्सिस में ही हो, कोई भी दो एक्सिस हो सकता है। हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड। जेड मान लो इस प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर गया है ना, तो ये तीन एक्सिस में कोई भी दो एक्सिस हमारा एक प्लेन बन जाएगा, एक सरफेस हो जाएगा। जैसे आपकी कॉपी का एक पेज ले लें, कॉपी का जो एक पेज है उसको आप टच कर सकते हो ना, सरफेस है, तो सरफेस एक प्लेन हो गया। तो उस प्लेन में जैसे बोर्ड है, बोर्ड भी हमारा एक प्लेन है, प्लेन में ऐसे कोई चल रहा है तो उसकी पोजीशन दो एक्सिस में चेंज होगी। जैसे अगर मान लो एक्स वाई में चेंज हो या वाई जेड में चेंज हो पोजीशन, या जेड एक्स में चेंज हो, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, है ना। तीन प्लेन यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तीन प्लेन में मोशन चेंज होगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। अब एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ाया गया है स्केल वेक्टर्स। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद फिर है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तीन टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। स्केलर और वेक्टर्स हो चुका है, प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर मुझे मोशन इन प्लेन को मैं फिर से बताऊं कि ये है क्या, तो हमारा आंसर क्या होगा, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड बाय टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई और जेड और एक्स, देन द मोशन इज सेड टू बी इन मोशन इन प्लेन। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में होगी या मैं नोट शेयर करूंगा, उसमें होगा। चलिए, अब हम आज पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टाइल एक वर्ड है, तो हम ऐसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल करेंगे, ऐसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं जो फ्लाई कर रही है और उसकी पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस में चेंज हो रही है। सिंपल सा एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल आपका ग्राउंड में पड़ा हुआ है, ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल को आप ऐसे किक कर दो तो ये फुटबॉल कैसे जाएगा, यूं चला जाएगा ग्राउंड पे, है ना। ऐसे इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी फुटबॉल की। अब जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप देखो कि ये एक्स स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, ये एक ऐसे कर्व पाथ पे चल रहा है जहां पर इसका एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है ना। तो ऐसा मोशन हमारा क्या कहलाएगा, मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो बॉडी पैराबोलिक पाथ पे चलेगी उसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। अब जैसे मैंने एक तो एग्जांपल लिया, अब मान लीजिए मैंने एक गन है हमारे पास, बंदूक है, उससे गोली फायर की, तो ये गोली जो ये बुलेट जो निकलेगा वो सीधा नहीं जाता है, सीधा कुछ दूर जाने के बाद ये नीचे गिरने लगता है यूं,
है ना, क्योंकि पृथ्वी अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो या अब मान लीजिए इसको और अच्छे से समझना है तो ये टेबल है और यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है। कॉइन होता है ना 5 रुपये का कॉइन या 10 रुपये का कॉइन, और आप उसे ऐसे पुश कर दो यहाँ से। जैसे आप इसे ऐसे सीधा पुश करेंगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से कॉइन पहले आगे जाएगा, है ना, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से। उसके बाद वो नीचे आने लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो -g लग रहा है, जिससे वो नीचे आएगा। तो कॉइन की जो पाथ है वो यूं आएगी। अब इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। तो जब प्रोजेक्टाइल जब बॉडी पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, जो भी बॉडी पैराबोलिक पाथ पे चलेगी जहाँ पर उसकी पोजीशन 2 कोऑर्डिनेट में चेंज होगी, ऐसे बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। मतलब बॉडी ही प्रोजेक्टाइल हो गई। और ये जो पाथ है इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। एक रॉकेट जब एरोप्लेन जब फ्लाई करता है तो रनवे पे दौड़ता दौड़ता वो अचानक से उठता है, तो उठने के टाइम में उसकी पाथ यूं चेंज होती है 2 प्लेन में, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन उस टाइम। ठीक है, तो अब हम डेली लाइफ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे बुक में, वो आप देखना। फिजिक्स में मुझे क्या पढ़ना है प्रोजेक्टाइल में, वो हम समझते हैं। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन है जहाँ पर बॉडी का 2 कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए मैंने एक XY प्लेन ले लिया, ये XY प्लेन है, और एक बॉडी को हमने यहाँ से ऐसे किक कर दिया। कोई बॉडी या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है, तो वो यूं चलकर ऐसे आई, ये पैराबोलिक पाथ पे, है ना। इस वक्त ऐसे हमने इसको किक किया था। तो इस तरह से किक करने से, किक तो देखो हमने एक ही बार किया, तो बात होती है कि जैसे ये बॉडी है इस पर फोर्स लगाएं। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। तो आपने ऐसे एक बार उसको किक कर दिया या फोर्स लगाया, अब ये फोर्स बस इसी पॉइंट पर है मारने के टाइम, उसके बाद फोर्स नहीं है। तो जैसे बॉडी को आपने एक बार फोर्स दे दिया, उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, है ना। इस फोर्स से इसको एक वेलोसिटी मिला या मोमेंटम मिला, तो इससे वो चलना शुरू कर दिया। तो जब ये कोई चीज़ उड़ रही, जैसे मान लो अपने फुटबॉल को मार के ऐसे किक कर दिया, वो हवा में जा रहा है, तो जब फोर्स लगाना था तो आपने लगा दिया, अब वो फोर्स नहीं लग रहा। जब वो पार्टिकल ऐसे पैराबोलिक पाथ पे चल रही है, तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वो अब नहीं है। बात समझ में आई? तो अब बात आती है कि इस मोशन में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है। तो जैसे जैसे इसकी पाथ ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रहा है, तो इसमें हर जगह अर्थ उसको खींच रही है। होना ये चाहिए था, देखिए आपने यहाँ पे एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, इसको आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से, ये एक्सटर्नल फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस बॉडी को तो सीधा ऐसे चल जाना चाहिए था, सीधा, है ना। इस बॉडी हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में चलती है, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, इसको घूमना नहीं चाहिए था। लेकिन बात क्या है कि ये एक्सटर्नल फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपने किक के लिए सिर्फ लगाया था, उसके बाद वो नहीं है। तो जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स हट गया, है ना, बॉडी ऐसे जा रही थी, तो अब हम कहेंगे इसके पाथ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, क्योंकि बॉडी तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी। तो अर्थ, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड इसको खींचती है अपनी तरफ, अर्थ इसको खींचती रहेगी अपनी तरफ। तो खींचने से क्या होगा, जैसे यहाँ से खींचा नीचे की तरफ, यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा कितना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये आपका हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब अर्थ का पुल। और अर्थ का पुल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। मतलब जब बॉडी ऐसे जाएगी तो एक तो किक के टाइम में एक्सटर्नल फोर्स लगा, वो अब नहीं है। अब बॉडी को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधे चलते हुए अर्थ उसको खींचने लग जाती है, जिससे उसकी वेलोसिटी घटने लगेगी, है ना, पुल नीचे होगा। तब होगा क्या, बॉडी का पाथ इस तरफ झुकने लगेगा, अर्थ इसको झुकाने लगेगा, और झुकाते झुकाते बिल्कुल अपने वापस ग्राउंड में खींच लेगा। तो हम कहेंगे कि इसके हर पाथ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है
ये एक्सटर्नल फोर्स, ये mg है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, या ये बॉडी का वेट भी हो गया, है ना, जिसकी वजह से ये पाथ जो है आपका पैराबोलिक हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सटर्नल फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, जो इसके हर पाथ पे लगता है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे एयर हो सकता है, एयर भी फोर्स लगा सकती है, रेजिस्टिव फोर्स, तो हम उसे इग्नोर करके चलते हैं थ्योरी समझने के लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, मतलब हवा का जो फोर्स होगा, रेजिस्टेंस मतलब फोर्स, वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। जो आपने फोर्स लगाया था वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया। तो पूरे मोशन में अगर हम पाथ देखें तो इस पूरे पाथ पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वो है mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया आपका। अब इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, या मतलब ग्रेविटी की वजह से, पाथ जो है पैराबोलिक हो जाता है, बॉडी सीधी पाथ पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं इसके सारे डायनामिक्स को, कि जैसे ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है ना। आपने ऐसे प्रोजेक्टाइल बनाया, तो इसमें ये हो गई यू, ये हो गया ए, मतलब बॉडी का इनिशियल पोजीशन यहाँ था, फाइनल पोजीशन यहाँ पर हो गया। तो इनिशियल से फाइनल, है ना, आपकी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुई, और वो डिस्टेंस सिर्फ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नहीं है। जितना ऊपर गया था उतना ही वो नीचे आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी along वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब बॉडी, along वाई एक्सिस इज 0, है ना। तो मतलब अगर मैं सिंबल दूं तो एस along वाई एक्सिस, ये क्या निकल के आया आपका 0, डिस्प्लेसमेंट along वाई एक्सिस। देखो यहाँ पर था ग्राउंड में रखा हुआ, अब ये जब वापस ग्राउंड में आया तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो फिर है तो ग्राउंड पे ही ना, वाई एक्सिस में तो कोई डिस्टेंस हुआ नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि पूरी एक जर्नी, एक प्रोजेक्टाइल की जब जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही सिर्फ रहेगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको नोट कीजिए, मैं अब आगे लिखूंगा। फिर उसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस इज नॉट 0, एक्स एक्सिस में 0 नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू है, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, ओ ए। यहाँ पर दिख रहा है ओ ए, है ना, ये एक्स एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस ओ ए को ही बोला जाता है रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब आपके पास गन है तो उस गन से बुलेट फायर करने की एक रेंज होगी, कि ये राइफल या गन कितने रेंज तक उस बुलेट को मार सकता है ना, या फायर कर सकता है, तो वो रेंज होगा। तो ये रेंज का मतलब हो जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नॉट वर्टिकल डिस्टेंस नहीं बोला जाता। क्लियर है। एक मिसाइल भी छोड़ी जाती है, तो न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि इंडिया के पास ऐसी मिसाइल है कि वो जो सीधा बीजिंग तक जा सकती है। तो बीजिंग तक जाने का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसकी बारे में बात हो रही है। वो भले ही फ्लाई करेगा प्लेन में एक्स वाई एक्सिस पे, लेकिन उसकी रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल में जब वो ओ से चल के ए पे आया तो ओ ए को हम कहेंगे रेंज, और इसको कैपिटल आर से लिखी जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आया। जो u है, इस u को हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u is called initial velocity of projection। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जब आपने किक किया तो किक करने के टाइम में इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसकी रिलेशन x और y से रिलेट हो सकती है।
ठीक है। तो मोशन इन प्लेन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपको पता है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। तो हम जब डायनेमिक्स इसको पढ़ेंगे तो वो एक्सेस को अलग अलग पढ़ के चलेंगे। जैसे मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया कि y 0 हो गया लेकिन x 0 नहीं है। तो मतलब जब हम पढ़ाई करेंगे इसका इक्वेशन देखेंगे तो x एक्सिस का डायनामिक्स अलग करेंगे, y एक्सिस का डायनामिक्स अलग करेंगे। डायनामिक्स मतलब जितने भी फोर्स हैं, इक्वेशंस हैं, वो सारे अलग अलग कर दी जाएगी। तो उसको ब्रेक करके किया जाएगा और फिर हम उसको रिलेट भी करेंगे एक दूसरे से। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि u आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये वेलोसिटी ना तो x एक्सिस का है ना ही y एक्सिस का है। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि x एक्सिस में क्या वेलोसिटी है, y एक्सिस में क्या वेलोसिटी है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक एंगल मान लेंगे थीटा जो कि x एक्सिस से बन रहा है। तो थीटा क्या हो गया आपका, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इसी एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है। अब इस वेलोसिटी की दो कंपोनेंट हो जाएगी, एक x एक्सिस में ux और एक y एक्सिस में uy, है ना। तो ux की वैल्यू क्या होगी, ux आपका हो जाएगा u cos थीटा और uy हो जाएगा u sin थीटा, है ना। ux इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये तो है वेलोसिटी। अब ux और uy जो है ये थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है u था आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ux आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल along x एक्सिस। मतलब x एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी यही है u cos थीटा, और ये जो है आपका u sin थीटा, ये क्या कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल along y एक्सिस। ठीक है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आपने u वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया तो इसकी दो कंपोनेंट आई, एक हुआ ux और एक हुआ uy। u इनिशियल है तो ux भी इनिशियल हुआ, uy भी इनिशियल हुआ। ux की वैल्यू है u cos थीटा और uy की वैल्यू है u sin थीटा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इसके पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन एक ही लग रही है, और वो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है आपका, वाई एक्सिस में, नीचे की तरफ। अर्थ नीचे खींच रही है ना, तो एक्सेलरेशन आपका नीचे लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो पहली चीज़ जो हमने बताई आपको कि u वेलोसिटी जो है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा ux प्लस uy। मतलब इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है, जहाँ पर ux आपका हो गया u cos थीटा और uy हो गया u sin थीटा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सेलरेशन, तो x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो। क्यों? एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो x एक्सिस में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। जब आपने इस पर ऐसे फोर्स लगाया और उसके बाद छोड़ दिया तो बॉडी तो ऐसे जाने लगी। अब इस पूरे मोशन में एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, वो अर्थ का है, जो उसको नीचे खींच रही है। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ y एक्सिस में नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि x एक्सिस में फोर्स नहीं है इसलिए x एक्सिस का एक्सेलरेशन जीरो हो गया। मतलब x एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो, ये हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज फोर्स अलोंग x एक्सिस इज जीरो। ये काम की बातें आपको समझ में आई।
अब आप ये देखिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन को आपने डिफाइन किया है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में लिखूं इसको तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। अब ये एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 0, तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ये कभी चेंज होगा ही नहीं। u cos थीटा इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट। फ्लाइट मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है, मतलब O से लेके A तक, O से लेकर A तक हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे ux है तो यहाँ भी ux होगा, यहाँ भी ux, हर जगह जो x की वेलोसिटी होगी u cos थीटा, ये कभी चेंज नहीं होगा। एक बात समझ में आए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगता, तो x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो इस पूरे पाथ में किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आप देखो y एक्सिस में क्या हो रहा है ना, ux का तो काम हो गया। अब आ जाओ u sin थीटा, ये क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो जैसे बॉडी ऐसे गई तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है u sin थीटा, इससे बॉडी चलना शुरू की, लेकिन होगा क्या कि y एक्सिस में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम कर रहा है। क्यों, अर्थ फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है Fy, और वो है mg। मतलब Fy को हम लिख सकते हैं May इज इक्वल टू mg, mm कटा, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में y एक्सिस में एक एक्सेलरेशन लग रहा है g हर पाथ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। चूंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही एक्सेलरेशन लगेगा माइनस जी। माइनस ये शो कर रहा है कि वो डाउनवर्ड लग रहा है, अर्थ उसको पुल कर रहा है, लेकिन अगर वैल्यू की बात करो मैग्नीट्यूड की तो वो जी है। इसी एक्सेलरेशन से अर्थ इस प्रोजेक्टाइल को अपनी तरफ खींच रहा है। अब होगा क्या, अब आप खुद समझिए कि जब कोई बॉडी ऊपर जा रही है और उसको नीचे की तरफ आप खींचोगे, जा रहा है ऊपर, उसको खींच रहे हो नीचे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। ये एक तरह से ब्रेक लगाना हुआ। तो ये जो uy है आपकी u sin थीटा, ये घटने लगेगा, है ना। ये वाली चीज़ uy घटेगी, क्योंकि जैसे x एक्सिस में बताया कि वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस में फोर्स नहीं था, लेकिन y एक्सिस में फोर्स है और वो मोशन के अपोजिट लग रहा है। तो ये जो वैल्यू है u sin थीटा, ये घटने लगेगा। एक टाइम आएगा कि घटते घटते इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या होता है, अब आप ऐसे समझिए, जैसे आप मान लो किसी बॉडी को यहाँ से सीधा फेंको ऐसे, तो कहाँ तक जाएगी वो। जब बॉल को आप ऐसे फेंकोगे तो फिर तो वापस आपके हाथ में आ जाती है ना। इस वापस आने का मतलब क्या है कि पहले वो चलती गई, एक टाइम आएगा कि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, अब इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा है, अब यहाँ से वो वापस आने लगेगा। तो जिस पॉइंट से वो ऊपर जाना बंद कर देता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लो आपने उसको uy से फेंका था, तो uy से फेंकते हुए इसकी वेलोसिटी घटी, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है माइनस जी।
ये वेलोसिटी घटने लगा, घटते घटते यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस की क्या हो गई, 0। मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी घट रही है, घटते घटते फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0। या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ से ऊपर वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी ही 0 हो गया। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी वही बात है। बॉडी चलना शुरू की, अब इसकी वेलोसिटी घट रही है, इसलिए स्लोप ऐसे आने लगा, झुकने लगा। झुकते झुकते फिर भी ऊपर जा रहा है, ये स्लोप झुक रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है। क्यों, वेलोसिटी है और वो घट रहा है। घटते घटते एक टाइम आएगा कि 0 हो जाएगा। तो ये मान लो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बॉडी अब ऊपर चढ़ना बंद कर दिया, यहीं तक चढ़ा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। तो ये P जो होगा वो मैक्सिमम हाइट हो गया। P इज मैक्सिमम, P इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब अब यहां से वो ऊपर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पे y एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, P पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0। मतलब इससे अब vy 0 हो गया, इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे बॉडी बिल्कुल सीधी चल रही है। यहाँ पर ऐसे इसकी वेलोसिटी एक ही होगी, सीधी। और ये कौन सी वेलोसिटी होगी फिर, अगर ये सीधा चल रहा है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो ये कौन सा वेलोसिटी होगा, ये ux ही होगा। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर पॉइंट पे ux काम करता ही रहेगा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं u cos थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू u cos थीटा ओनली। मतलब प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ वही बचेगा इसके टॉप पॉइंट पे, और कुछ भी नहीं बचेगा। तो P क्या है आपका, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, वहाँ पे Vy 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी होगी ux, ux मतलब u cos थीटा। ठीक है, तो OP क्या हुआ, जब बॉडी O से लेके P तक चली, तो O से P तक जाने वाला सेक्शन क्या कहलाएगा, चढ़ाई का सेक्शन है। मतलब चढ़ाई हुई है, बॉडी ऊपर की तरफ गई, अब P से ऊपर नहीं जा पाएगी। तो हम OP को बोलेंगे, OP is ascent of projectile। मतलब प्रोजेक्टाइल के चढ़ने का रीजन। फिर यहां से क्या होगा, वेलोसिटी घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा, किसका, Vy, और Pa हो जाएगा डिसेंट, नीचे आने का। तो Pa हम कहेंगे डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब अब ये उतरने का फेज हो गया, डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। चलिए, O से P तक वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज की और यहाँ पर 0 हो गया। फिर जब हम उतरने लगेगा प्रोजेक्टाइल, तो P से A तक वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, मतलब Vy बढ़ने लगेगा। P से A में Vy इंक्रीज करने लगेगी, है ना, कंटिन्यूअस बढ़ेगा। आप नेचुरली भी सोच सकते हो कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और रीज़न क्या है, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे लग रहा है ना, और एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, तो अभी तक आपने क्या सीखा इस प्रोजेक्टाइल में, वेलोसिटी किस तरह चेंज होती है, ये थीटा क्या है, ux uy क्या है, कौन सा चेंज होगा कौन सा चेंज नहीं होगा,
ये मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, ठीक है। तो और ये मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड का अगर वैल्यू निकालूं जैसे पीएम, तो पीएम क्या कहलाएगा आपका, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होगी वही मैक्सिमम हाइट हो गया। अब आप ये देखिए कि करना क्या है इसमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल में ओ से पी तक जाने में क्या टाइम लगा। तो ओ से पी तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो पहली चीज़ हम निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट, मतलब चढ़ने का समय। इसका मतलब हो गया ओ है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पी है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। तो ओ से पी तक चढ़ने में या प्रोजेक्टाइल के टॉप तक जाने में कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को, है ना। इसको मान लीजिए मैं टी ए से डिनोट कर रहा हूँ और ये निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो ये मोशन हम क्या लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन होता है। y एक्सिस में अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, इसको y एक्सिस के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो ये इक्वेशन चेंज कैसे होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी ए। वी वाई मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यू वाई मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। दोनों y एक्सिस का वेलोसिटी है, डिफरेंस क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। और ये टी ए हो गया टाइम ऑफ एसेंट, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का समय। तो वी वाई आपका हो गया जीरो, टॉप का पॉइंट है, यहाँ पर वी वाई जीरो है। यू वाई आपको पता है क्या है, यू साइन थीटा, स्टार्टिंग में ही बताया था। ए वाई है माइनस जी और टी ए, है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या निकल के आया आपका, ये इसको इधर ले आओ तो ये आपका दिखेगा टी ए यू साइन थीटा बाय जी, ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया। मतलब जब प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करोगे, जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट किया है ना, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ये एंगल थीटा है यहाँ से, तो इस पॉइंट तक जाने में टाइम क्या लगा, ओ से पी तक जाने में टाइम लगेगा u साइन थीटा बाई जी। ऐसे न्यूमेरिकल बनानी है। ये क्या कहलाएगा आपका चढ़ने का समय, ठीक है। है ना, चलिए फिर से मैं वही बनाता हूँ डायग्राम। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये प्रोजेक्टाइल यूँ आया, ये इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गई u। ये पॉइंट P हो गया मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, है ना। ये पॉइंट हो गया ओ ए आपका रेंज है, u एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एंगल थीटा है। इस तरफ एक वेलोसिटी हो गई यू एक्स, इस तरफ एक वेलोसिटी हो गई यू वाई। तो मैंने क्या क्या आपको बताया यहाँ पर, काम की चीज़ें क्या है। सबसे पहला एक्स, सबसे पहली चीज़ क्या थी, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, है ना। देयरफॉर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो। फिर क्या पढ़ा आपने, एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है u cos थीटा, ये क्या रह गया आपका कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हुआ। पहला कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट क्या निकला, फोर्स अलोंग y एक्सिस जीरो नहीं है, ये mg है। चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या निकला माइनस जी। मतलब y एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी यू वाई, यू साइन थीटा, ये कांस्टेंट नहीं है।
ये घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो जब O से P जा रहा है तो ये घट रहा है, और जब P से A आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहले ये घटेगा फिर बढ़ेगा, है ना, ऐसे ये चेंज होता रहेगा। P पॉइंट पे एट P फाइनल वेलोसिटी इज 0, लेकिन P पॉइंट पे वेलोसिटी है और वो क्या है आपका ux इक्वल टू u cos थीटा। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी होती है, कौन सी होगी, सिर्फ u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी वेलोसिटी की वजह से प्रोजेक्टाइल थोड़ा आगे जा करके यहाँ पे गिरता है। अगर ये वेलोसिटी ना हो तो ये बॉडी यहाँ से सीधा नीचे आके गिरेगी। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल ऐसे आके इधर आके गिरती है, ठीक है। तो अब अभी हमने O से P के जाने का टाइम निकाल लिया, है ना। क्या निकाला था, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम टेकन फ्रॉम O टू P। ये क्या निकला था हमारा टाइम ऑफ एसेंट, और ये क्या आया था u साइन थीटा बाय जी, ये निकाल लिया। अब हम ये देखते हैं कि पूरा फ्लाइट का टाइम क्या लगा, यहाँ से चल के यहाँ आने का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ना। तब हम जो निकालने जा रहे हैं सेकेंड चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब O से चलकर A तक आने का जो टाइम है वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम टेकन फ्रॉम O टू A। और इसको आप कैपिटल T से डिनोट कर सकते हो कि यहाँ से चलकर यहाँ आने का टोटल टाइम क्या लगा, ये निकालना है, ठीक है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि O से लेके जब प्रोजेक्टाइल A पे आया तो O से वापस A पे आया तो इसकी y एक्सिस में कोई डिस्टेंस नहीं है। मतलब क्या हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस बिकम जीरो। तभी वो ग्राउंड में, यहाँ भी ग्राउंड पे, यहाँ भी ग्राउंड पे है। तो अब जो हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाएंगे और ये y एक्सिस में लगाते हैं क्योंकि y एक्सिस में ही हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। तो ये जीरो हो गया, ये है यू वाई आपको पता है यू साइन थीटा होता है। और ये टाइम जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हमें निकालना है, प्लस हाफ ए वाई क्या हो गया आपका माइनस जी टी स्क्वायर, है ना। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहां से जीरो इज इक्वल टू, अगर मैं t और टी स्क्वायर है, t कॉमन ले लूं, क्या निकलेगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ये आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो चीज का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट t इंटू दिस यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो, है ना। तो दो चीज का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब उसमें कोई एक जीरो हो। अब यहाँ पे t तो जीरो नहीं हो सकता ना, टाइम तो कुछ लगा है, इसका मतलब ये वाली चीज जीरो होगी तभी ये जीरो होना है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो फिर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से आ जाएगा, सॉरी ये हाफ भी है यहाँ पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फिर क्या आ जाएगा आपका, टू यू साइन थीटा बाई जी, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो इस प्रोजेक्टाइल में यहाँ से यहाँ आने का टाइम क्या है, टू यू साइन थीटा बाई जी, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या है, यू साइन थीटा बाई जी, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ का टाइम पता है,
यहाँ से यहाँ का भी टाइम पता है, तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम पता चल जाएगा। इसमें इसको माइनस कर देंगे, पूरे का टाइम में यहाँ से यहाँ चढ़ने का टाइम माइनस कर दें तो उतरने का टाइम पता चल जाएगा कि P से A तक आने में क्या टाइम लगा। ठीक है, तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा। अब तीसरी चीज जो हम निकालने जा रहे हैं वो है आपका टाइम ऑफ डिसेंट। कॉपी में नोट करो, नहीं तो फिर आपको नोबेल प्राइज ही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं। टाइम ऑफ डिसेंट, इसको मैं अगर TD से डिनोट कर दूं ना तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ का टाइम फ्रॉम O टू P प्लस टाइम फ्रॉम P टू A, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब O टू A। अब इसको हम लिख रहे हैं TA प्लस TD इजकल टू कैपिटल T। ठीक है, तो ये आपको पता है क्या है, U sin थीटा बाई G, ये निकालना है। और ये आपको पता है 2U sin थीटा बाई G, है ना। तो अब ये निकल जाएगा आपका टाइम ऑफ डिसेंट। इसको उधर ले जाओ तो सॉल्व करेंगे, फिर ये U sin थीटा बाई G ही आएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, तो क्या पता चला आपको, आपने क्या सीखा भाई, कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा TA टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ आने का समय लगा टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों टाइम बराबर है, मतलब जितना टाइम चढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम उतरने में भी लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया। तो ग्रेविटी में ये कंसेप्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो या फिर ऐसे सीधी मोशन भी स्ट्रेट लाइन हो, मतलब बॉडी ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। एक बॉल को आप सीधा ऐसे फेंक दो, प्रोजेक्टाइल नहीं है, सीधा फेंक दो, जितने टाइम में वो यहाँ से ऊपर गया उतने ही टाइम में ऊपर से वो यहाँ आ जाएगा। तो जाने और आने का समय बराबर होता है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। प्रोजेक्टाइल भी वही है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। तो इसमें जितने टाइम में वो ऊपर चढ़ेगा उतने ही टाइम में ऊपर से नीचे आएगा, और फॉर्मूला यही हो गया, चढ़ने और उतरने का फॉर्मूला U sin थीटा बाई G, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2U sin थीटा बाई G। इस पे न्यूमेरिकल बनाना है, कैसे आया सारी चीज़ें आपको पता है, रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल है ये वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि O से क्या हो गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। देखिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज OA, और ये है क्या, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ आने का टाइम हमें पता है, कितना है वो, 2U sin थीटा बाई G, ये वाला एंगल थीटा है आपका, है ना। अब मुझे ये रेंज निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जैसे S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, फिर ये लगाते हैं। तो यहाँ S की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस,
u हो गया ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहाँ से यहाँ आने का समय वो यही समय है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर। अब ये जो एक्स एक्सिस की जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है इसी को तो हम लोग रेंज कह रहे हैं ना, तो ये एक्स आपका रेंज है ना, रेंज। तो ये रेंज हो गया। यू एक्स आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर ये यू एक्स जो है मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, प्लस हाफ, ये एक्सेलरेशन तो जीरो होता है क्योंकि ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या निकला जीरो, तो ये हो गया जीरो इंटू टी स्क्वायर, मतलब ये पूरा टर्म तो जीरो ही हो गया ना, ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो रेंज क्या निकला हमारा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लोग साइन 2 थीटा लिखते हैं, है ना। तो ये रेंज जो है हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, आप सब समझ रहे हैं प्रोजेक्टाइल क्या है। अब बात ये आती है ना कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा। जैसे आप किसी बॉल को फेंक रहे हो ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह, तो आप फेंकोगे कुछ दूर जाएगा, आपका दोस्त फेंकेगा कुछ दूर जाएगा, है ना। बहुत सारे क्लास के सारे लड़के लड़कियां फेंके, तो सबकी डिस्टेंस इक्वल तो नहीं होगी ना, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। तब बात ये आती कि ये रेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है, किस तरफ फेंकें। कहने का मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम किस तरफ फेंकें, ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये एंगल क्या होना चाहिए जिससे ये मैक्सिमम हो जाए, ये रेंज मैक्सिमम हो, उसके लिए ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, उस पर डिपेंड करें। अब बात आती है कि रेंज जो है यू और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि आप जब एक बार फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप छोड़ दो सारे बच्चे को, आप ही फेंको बॉल को, है ना, आप मैक्सिमम कितना फेंक सकते हो, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी फेंकने की वो कांस्टेंट मान लेते हैं कि आपने पूरी ताकत लगा दी, इतना ही वेलोसिटी दे सकते हो। चेंज क्या हो सकता है, थीटा, डिफरेंट एंगल पे फेंकेंगे, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो अब हमें रेंज मैक्सिमम पढ़ना है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई एक ही सेम वेलोसिटी से ऐसे फेंका तो इतना दूर आया, ऐसे फेंका तो यहाँ गया, ऐसे फेंका तो यहाँ आया, ऐसे फेंका तो यहाँ आया, तो रेंज अलग अलग जा रहा है ना। एक पार्टिकुलर एंगल होगा जिसपे कि रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, ये वाला रेंज सबसे ज़्यादा दूर गया। तो ये थीटा चेंज हो रही है ना हर जगह। ठीक है, तब हम मैथमेटिक्स पे आते हैं। For range to be maximum, देखो ये रेंज क्या है आपका, R इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब अगर आप इसको मैक्सिमम करना चाहते हो और ये कांस्टेंट कर रखा है, जी भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम। बात समझ में आए।
मतलब ये जो फॉर्मूला है आपका r इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसमें ये दोनों कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा ये 1 होगा। तो इसको अगर हम 1 कर दें तो ये रेंज क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेंज मैक्सिमम, ये वैल्यू 1 हो गई, तो हम क्या लिख देंगे इसको यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज आपका ये हो गया। अब इसके लिए कंडीशन क्या आपने अप्लाई किया था साइन 2 थीटा 1 होगा। तो अगर मैं साइन 2 थीटा 1 करूं तो इससे क्या मिलेगा मुझे, 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है ना। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब अगर मैं प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूं तो रेंज क्या हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब आप 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो आप उस प्रोजेक्टाइल को अपनी कैपेसिटी से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम में जो डिस्क थ्रो होता है ना, यहाँ पे ऐसे लड़के से घूम के फेंकते हैं, तो फेंकने के टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि एग्जैक्ट 45 डिग्री पर फेंकें ताकि वो सबसे ज़्यादा दूर जाए। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाय जी और उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना होगा, तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि ये हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट, ये हाइट कैसे निकालेंगे। प्रोजेक्टाइल आपने ऐसे फेंक तो दिया, तो फेंकने में रेंज मैक्सिमम हो गया, तो हाइट मैक्सिमम क्या है वो देखना है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, यही आपका प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ऐसा फेंका गया। तो अब आप देखो ये मैक्सिमम पॉइंट से ये जो हाइट आ रहा है ना, यही मैक्सिमम हाइट है इस तरफ, और इसको हम फेंके थे यू स्पीड से, और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट का वेलोसिटी मुझे पता है, वी वाई क्या हो गया 0 है ना, और इस तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो भी हमें पता है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज -g, है ना। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा वाई वाई वाई, तो ये हो गया 0, ये हो गया यू साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया -2gh, तो ये निकल के आया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh, तो h निकल गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। ये प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट हो गया, ये प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट हो गया। ठीक है,
मतलब आपको यू पता है, थीटा पता है, तो मैक्सिमम हाइट बता सकते हो प्रोजेक्टाइल का कितना होगा। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने फोर्स का नेचर समझ लिया, एक्स में कि जीरो होता है, वाई में ग्रेविटी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेलोसिटी किस तरह से डिक्रीज कर रही है या फिर इंक्रीज कर रही है वो आपको पता चल गया। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है वाई एक्सिस की, लेकिन एक्स एक्सिस की एग्जिस्ट करती है, और ये क्या होता है, यू कॉस थीटा। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, वो ऐसे केसेस ही हैं। एक तो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल के टॉप पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया लेकिन एक्सेलरेशन है। और एक होता है एक बॉडी को आप सीधा फेंको, सीधा फेंकोगे तो टॉप पॉइंट पे एक्सेलरेशन होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक है, फिर इसी में आपने टाइम निकाल लिया, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ आने का टाइम, टोटल टाइम, फिर रेंज निकाल लिया, फिर ये हाइट निकाल लिया। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने सीख लिए। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो क्या होता है? मतलब अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये है क्या, जैसे ये प्रोजेक्टाइल है आपका, एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये ओ ए हो गया। समझने वाली बात क्या है कि जो पाथ है ना, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग फिजिक्स में ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को और बेटर वे में लिखा जाए तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है उसकी इक्वेशन लिखनी है। भाई बात समझ में आया? तो अब आप देखिए कि ये जैसे प्रोजेक्टाइल है, यू से फेंका, तो इसकी जो पोजीशन है ना वो चेंज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, एक एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स कुछ है, वाई कुछ है, यहाँ पर ये एक्स हो गया और वाई ये हो गया, मतलब दोनों चेंज हो रहा है। तो जो पाथ इक्वेशन जब बात आती है, मतलब हमें क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब ये पाथ में एक्स और वाई चेंज हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट, तब ये मोशन इन प्लेन है, तब ये एक्स और वाई में जो रिलेशन हम बताएंगे वही हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक्स क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या है आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला लगाइए, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं इसको पहले एक्स एक्सिस में लगाऊं, along एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई ए एक्स टी, एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं ना। तो x इज इक्वल टू यू एक्स है आपका यू कॉस थीटा इंटू टी, मतलब हम मान लेते हैं कि किसी टाइम t पे कोऑर्डिनेट जो है आपका x और y है ना। यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम क्या लगा, t, और इस टाइम पोजीशन इसकी क्या x और y है। तो t टाइम पे ये रिलेशन आएगा। अब आपको पता है कि x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 है और y एक्सिस का एक्सेलरेशन -g, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, है ना। तो ये इक्वेशन है, इससे हम टाइम के लिए इक्वेशन अलग कर लेंगे, x बाई यू कॉस थीटा, इसको कर दो इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है।
इसको मिटाते हैं, इसका अब ज़रूरत नहीं है। अब इसी इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको हम वाई एक्सिस में लिखते हैं। तब क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में ये हो जाएगा आपका y u साइन थीटा, फिर वही टाइम t, और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी। मुझे रिलेशन बनाना था y और x में, तो इसमें तो x है नहीं, टाइम है, तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू है ना x बाई यू कॉस थीटा, ये मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टाइम की जगह आ गया x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, इस टी का ये वैल्यू फिर यहाँ डाल देते हैं, x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर यू कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा, तो ये होगा x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही इक्वेशन हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। मतलब मैं फिर से लिख दूं, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आया y और x में। किसका इक्वेशन है, इस प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। ये जो प्रोजेक्टाइल मैंने ऐसे फेंका ना, इसका इक्वेशन है। ये जो पाथ है आपका, ये पाथ, ये जैसे चला, ये पैराबोलिक पाथ चला, इसी का इक्वेशन है ये, इसका इक्वेशन ये आया। इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और आज जो आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था वो वर्टिकल प्रोजेक्शन पढ़ा था। मतलब प्रोजेक्टाइल देखो दो तरह का हो सकता है। एक, जब आप ग्राउंड से फेंकते हैं, ग्राउंड से ऐसे फेंका तो पैराबोलिक पाथ में चला, तो हमने ऊपर की तरफ फेंका था ना, तो ये हो गया वर्टिकल प्रोजेक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, वर्टिकल प्रोजेक्शन। ये आज पूरा आपका कंप्लीट हो गया। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। उसमें क्या होता है, बॉडी को आप किसी हाइट से फेंकते हो, है ना। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वर्टिकल प्रोजेक्शन ऐसे आएगा, मतलब आपने सीधा फेंका था और वो नीचे आने लगा, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये है आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन। सॉरी, ये वर्टिकल है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये हम कल पढ़ेंगे। आज प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग रिवीजन करें, कॉपी में जो नोट किया उसको बार बार नोट करें, बनाएं, प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।